नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की संसद में और भारत के लोकतंत्र के लिए इस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है जिसको सही मायनों में और कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह का एक तरह का घटनाक्रम जिससे लोकतंत्र का दम घुट रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाजा जा रहा है लोकतंत्र का और धूम से निकल रहा है ये जनाजा। 141 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। विपक्ष के तमाम सांसद हैं। कहा गया कि उनका जो बर्ताव था, व्यवहार था, वो ठीक नहीं है। और इस सब के बावजूद के प्रधानमंत्री पूरे सेशन के एक दिन भी वहां मौजूद नहीं थे संसद भवन में। गृह मंत्री जब तमाम लोग ये बर्खास्त कर दिए गए तब जाके तशरीफ लाए हैं संसद में। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये हो रही है कि विपक्ष पर जब सबसे बड़ा हमला हो रहा है तब विपक्ष भी एकजुट होकर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस की कई घंटे चली मीटिंग है, उसमें क्या कुछ हुआ है इसको लेकर कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो इस पूरे धुंध में जिस तरह का साफ चेहरा नजर आना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान शशि थरूर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, मैं कहूंगी बर्खास्त किए गए सांसद, और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री के पद पर भी वो रह चुके हैं। क्योंकि अभी जो कई महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल हैं जो अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का पीछा कर रहे हैं, उन्हीं सवालों के साथ यहाँ शशि थरूर आपके सामने पेश होंगे। दर्शकों के सवाल मैं पूछूंगी आपसे। शशि थरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमें सबसे पहले ये बताइए कि मैंने देखा आपने टीवी चैनलों पर कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये तरह से विपक्ष मुक्त भारत का, विपक्ष मुक्त संसद का सपना देख रही है बीजेपी। ये सब तो ठीक है, भाषण के लिए अच्छा है, कैमरे के सामने बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन इस सब से जूझने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी, रणनीति क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि इससे बोलने की बात नहीं है, ये तो हकीकत है। अगर आप देखेंगे कि ये संसदीय लोकतंत्र जो होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें तो सर्टन एक परंपरा है, कन्वेंशंस है, जिसमें सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे देखते हैं कि सारे सरकार जानते हैं कि उनकी प्रथम अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को है। जब पार्लियामेंट सेशन में है, कोई भी महत्वपूर्ण विषय आ जाए, आपकी जिम्मेदारी है वहां जाके पार्लियामेंट में बात करने की। अब जब पार्लियामेंट के अंदर ही लोग घुस गए और ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा की ब्रीच हो गई, तो इस वक्त गृह मंत्री को आना और लोगों, संसद से मिलकर ये सब बताना, ये बड़ी जरूरी है। और कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसे ही हो जाता है, लेकिन वो नहीं आना चाहा। वो संसद के बाहर माध्यमों को और पब्लिक के साथ ये सब इसी विषय पे बोलने के लिए तैयार था। इंटरव्यूज भी दे रहे थे, प्रेस स्टेटमेंट्स भी निकाल दिया, लेकिन संसद के अंदर नहीं आया। और हम जो विपक्ष में के पार्टी से, वो क्या चाहते थे पहले कि गृह मंत्री आ जाए, कुछ बताएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उनकी ही जिम्मेदारी है। दूसरी के आने के बाद एक छोटी सी चर्चा हो जाए, जैसे कि 6-7 विपक्षी पार्टी अपनी राय बता सकें पार्लियामेंट्री सुरक्षा के बारे में। और अगर ये होता, शायद 1-1.5 घंटे की बात है, उसके बाद पूरे क्राइसिस डिफ्यूज होता है और उसके बाद बाकी सारे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चलेगी। जब हम लोग आए थे शुरुआत में, सारे पार्टियां सहमत थे कि हम इस बार पार्लियामेंट को चलाएंगे, ये हमारी भी हित में है, देश की हित में है। हम चाहते हैं कि सारे महत्वपूर्ण बिल जो लेके आ रहे हैं, जो अधिनियम लेके आएंगे, इसके लिए हमारी राय भी लोग को जानना चाहिए, हम भाग लेंगे। पूर्ण सिंसेरिटी से हमने ये तय किया था। अब ये घटने के बाद क्या हो गया, पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री नहीं आया, चर्चा नहीं हुई, तो हमारे लोग नेचुरली प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट करने में क्या हो गया, ये लोग सस्पेंशन, जैसे आपने कहा कि 150 लोग को बर्खास्त किए, उसके पहले 90 लोग 2 दिन पहले बर्खास्त कर दिया था अपने स्पीकर और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में। तो मुझे भी लगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहते हैं पूरा दुनिया को कि आपका देश है लोकतंत्र की माँ, और जैसे मेरा दोस्त प्रोफेसर मनोज झा कह रहा था, लग रहा है कि माँ की बीमारी अब कर दिए हैं, क्योंकि कोई किसी भी माँ को अब इस किस्म के से पालेंगे, ये क्या क्या बात चल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप संसदीय लोकतंत्र को मानते हैं, यू वांट टू प्रिजर्व पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। इसलिए सारे विपक्ष ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसमें भाग लेने में कोई फायदा नहीं है, हम प्रोटेस्टिंग करते, प्रतिषेध करते रहेंगे। और उसके साथ आपको पता है कि हम सब बाहर है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी जिंदगी में मैं कभी भी किसी नियम के खिलाफ नहीं खड़ा हूं। इस बार सॉलिडारिटी से हमारे दूसरे सांसदों के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ
मैं भी खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट चला रहा है, ये लोकतंत्रता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है जिस तरह से ये पूरी संसद चल रही है। लेकिन शशि थरूर जी, एक के बाद एक देखिए, अभी जो चुनाव के नतीजे आए, एक स्टेट सिर्फ आप ले पाए, इसके अलावा तीनों स्टेट, यानी कितना भी आप कहें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपना जो मैसेज है वो विपक्ष पहुंचा नहीं पा रहा है आम आदमी तक। और एक तरह से इसको अगर आप तानाशाही भी कहते हैं, तो इस पूरी तानाशाही कार्रवाई और प्रवृत्ति को अगर आम लोग उस पर सील लगा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष क्या करेगा आखिर? एक चीज भूल जाइए मत कि ये 3 राज्य जहां हम हार गए हैं, तीनों में हमें 40% वोट तो मिले। ये नहीं है कि हम इतनी छोटी माइनॉरिटी पार्टी है कि कोई किसी हमें मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीता सिकंदर तो वही होता है। हमारे अगर इन राज्यों में 40% की लोग की राय है कि कांग्रेस की तरीका ठीक है, तो इसको तो सरकार कुछ इज्जत देनी चाहिए। हम जब सरकार में थे, सत्ते में थे, हम विपक्ष को सुनने के लिए तैयार थे। अगर कोई विषय पे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज होते थे, तो हम उनको अकोमोडेट करने के लिए, बात करने के लिए तैयार थे। ये क्यों नहीं है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के 40% के लोग की प्रेफरेंस, की राय, की सोच सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है? मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर 5% और आए हमारे तरफ, तो हम इस बात नहीं करते होंगे, क्योंकि हम होंगे इन तीनों सरकारों में सत्ते में। बात यह है कि वो 5% नहीं आया, लेकिन लेकिन 4 महीने हम इसी के लिए काम करना चाहिए कि हमारे जो 40% लोग तक पहुंचे, 5% और पहुंचे, तो हम करीब 70-75 सीट ये हिंदी बेल्ट में हम जीत सकेंगे। तो इसी सोच में हमको निकलना पड़ेगा। ये अगले 3-4 महीने हम घर पे बैठने वाले नहीं है, हम सारे तो प्रचार करने के लिए ही चलेंगे। ठीक है, आप घर पर नहीं बैठेंगे, आपकी इज्जत होनी चाहिए, आपको वोट मिला है। कहा जा रहा है कि बे देखिए और 3-4 लाख ज्यादा वोट मिला है अगर हम उसे तथ्यात्मक रूप से देखें भाजपा से। लेकिन इस सब के बावजूद फिर ईवीएम को लेकर आप रेजोल्यूशन पास करते हैं, इंडिया ब्लॉक, आप आम जनता के मन में ईवीएम को लेकर एक संशय पैदा करते हैं। तो एक बार या तो ये मान लिया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ है, अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर आपको ज्यादा वोट कैसे मिल गए? देखिए, वो ईवीएम विषय पे मेरी राय है कि ये सब कहने के पहले कुछ सबूत स्थापित करना चाहिए कि कैसे ईवीएम की मैनिपुलेशन हो गई है, और अगर एक जगह में हुई तो क्यों कहीं और नहीं हुआ, ये सब देखना पड़ेगा। मैं इस विषय पे, मैं तो नहीं था जहां इस रेजोल्यूशन की चर्चा हुई, और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं कि किस किस्म की सोच थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अंत में जब वोट गिने, हमारे वोट 40 थे, ये बुरी बात नहीं है। अगर हम 45 तक पहुंच सके तो हम जीत भी जाते, और इस कोशिश में हमको आगे बढ़ना चाहिए। भूल जाइए मत कि राजस्थान में सिर्फ 2% का फर्क था, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4%, मध्य प्रदेश में हम तो काफी शॉक्ड रहे कि 8-8.5% का फर्क था। लेकिन बात यह भी है कि दक्षिण भारत में जिस किस्म की विजय हमारी हुई, ये कोई भी अगर 6 महीने पहले आप पूछे होते, कोई भी नहीं कहता कि तेलंगाना का सरकार को हम हरा के हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कर सके, तो अगर तेलंगाना में कर सके तो क्यों नहीं उत्तर भारत में? मेरे ख्याल में अगर हम अच्छी तरह और बहुत बहुत सिंसेरिटी और दम से काम किए, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट भी अलग आएगा। तो आप इस बात से असहमत हैं शशि थरूर जी, आप इस बात से असहमत हैं कि जो ईवीएम की बात है उसको नहीं उठाना चाहिए? मध्य प्रदेश से बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं पत्रकारों से बातचीत करी हूं कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे अभी भी अपने वोटर को हार का कारण ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य या जो इंडिया अलायंस का रेजोल्यूशन है, आप इससे सहमत नहीं है ईवीएम को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है इस रेजोल्यूशन में कि जो वीवीपैट है उसकी एक स्लिप जो वोटर है वो उसको दी जानी चाहिए, ताकि उस बात को सुनिश्चित हो सके वो कि मेरा वोट कहां गया है। देखिए, तो ये मैं सहमत हूं कि अच्छी बात होगी अगर वीवीपैट के वोट स्लिप अगर वोटर के हाथ में मिलके वो खुद जाके बैलेट बॉक्स में डाल दे, तब तो बाद में हम कर सकेंगे। कि आप देखिए कि आजकल 5 बूथ 7 बूथ के वोट्स गिन रहे हैं, और उसके बुनियाद में कह रहे हैं कि देखिए हमने वेरीफाई कर दिया। बेहतर है कि आप एक बड़ा प्रतिशत
20 फॉर एग्जांपल, अगर आप 20% के वीवीपैट्स गिन सके तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि हाँ, अगर 20% तो ठीक है, ईवीएम से मैच हो रहा है, तब तो 100% शायद हो सकता है। इस किस्म के वेरिफिकेशन करने से लोगों के मन में जरा सा जो भी शक है वो हट जा सकता है। आजकल ये शक क्यों है? क्योंकि जब आप वोट डालते कोई सबूत नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चिप में गिनती जा रही है, और शायद लोग के मन में ये शक है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई है सॉफ्टवेयर में या गिनती में या अंक में। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं जब जब हार हम हमारे अनुभव में जब हार हुई है, बेहतर है कि हम दूसरे कारण भी समझ लेते हैं और उन कारणों को ठीक करें। अंत में अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, हमको सारे सबूत लेने की जरूरत है ताकि हम दुनिया को दिखा सके कैसे ये लोग ये मैनिपुलेशन किए। शशि थरूर जी, शशि थरूर जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इंडिया अलायंस के इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी हुई है। 31 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि एक डेडलाइन रखी गई है जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला सील कर दिया जाएगा या बातचीत होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन कितना गंभीर है इंडिया अलायंस, इसका अंदाज़ा इस बात से पता चलता है कि 3.5 महीने बाद ये मीटिंग हो रही है। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, 19 दिसंबर, यानी आप सोचिए 16 दिन इस बात का इंतजार हो रहा है कि फिर से पार्टियां मिलके बैठ जाएंगी। क्या आप बताना चाहते हैं अपने वोटर को? कितने सिंसियर हैं आप, कितने सीरियस हैं, कितने कैसे ये कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक कोई आवाज़ में, एक सुर में आवाज़ नहीं निकल रही है इंडिया अलायंस की। केजरीवाल साहब कोई बात कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहने लगती हैं, नीतीश कुमार का पता नहीं कब वो एक पैर उनका एक नाव में रखा है, दूसरा पैर दूसरी नाव में रखा है। ये इतने डिवाइडेड हाउस, बटे हुए घर के साथ आप कैसे ये इमारत बनाएंगे? देखेंगे, क्योंकि एक अलायंस के बारे में मैं तो इस मीटिंग में भाग नहीं लिया था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बड़ी जरूरी है एक अलायंस करने के लिए ताकि विपक्ष के जो वोट्स है वो डिवाइडेड ना हो जाए, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं 37% के साथ भाजपा 300 सीट ले लिए और 303 सीट ले लिए थे पिछले बार। और इसका कारण यह है कि बहुत सीट्स में आपको पता है कि 2-3 विपक्षी पार्टी खड़े थे और भाजपा करीब 45% से जीत गए। अगर दूसरे सारे इकट्ठे होते तो शायद जीत भी आ जाते। लेकिन उनको मानना चाहिए सब अलग अलग पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है और अपने हित भी है। उनको अगर तय कर सके, अब मेरे ख्याल में चर्चा होगी स्टेट बाय स्टेट, एक एक राज्य में अलग अलग सोच है, एक एक राज्य में बात करके उनको तय करना पड़ेगा कि क्या इस राज्य में हमें इस विषय पे कोई अग्रीमेंट पे आ सके, तब तो हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे स्टेट में नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 सीट है केरला में और 19 में तो एक स्ट्रेट फाइट है कांग्रेस और कम्युनिस्ट के खिलाफ। तो इन दोनों वे इंडिया अलायंस में भाग ले रहे हैं, अगर इन दोनों आपस में लड़ाई नहीं करें तो किसके साथ लड़ाई होगी? 20वां सीट है मेरा, और इस सीट में तो भाजपा बहुत मजबूत है और भाजपा, कम्युनिस्ट और मैं एक 3 कॉर्नर फाइट में हूं 3 बार, और पिछले 2 बार बीजेपी सेकंड में आए, कम्युनिस्ट नहीं। लेकिन एक सीट के लिए तो कम्युनिस्ट उनके दूसरे 19 सीट पे उनका हित नहीं छोड़ेगा। तो हर प्रदेश में ऐसे अलग अलग सोच होते हैं। मेरे ख्याल में तमिलनाडु में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीएमके और हम तो अलायंस में है और अलायंस में ही रहेंगे। दूसरे राज्य में दूसरे किस्म की सोच होंगे, दूसरे किस्म की चर्चा चलना पड़ेगी। इसलिए एक आसान जवाब देना मुश्किल है। कांग्रेस एक कमेटी बनाई है, 5 सीनियर नेता हैं उसमें। ये 5 लोग दूसरे पार्टियों के साथ बात करके अंत में मेरे ख्याल में कोई अरेंजमेंट पे आ जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं आया, आप लोग ये सवाल पूछने का हक है, लेकिन मैं किस किस्म का जवाब दे सकता हूँ? कोशिश तो कर रहे हैं हम। कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन एक कन्वीनर तक के नाम पे सहमति नहीं हो रही है। दूसरी तरफ एक नया शिगुफा फोड़ दिया गया है, वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर दिया जाए। ममता बनर्जी ने ये बात कही, अनाधिकारिक रूप से कही, अनऑफिशियली, फिर अरविंद केजरीवाल ने उसको आगे बढ़ा दिया, अखबारों में छप गया, टीवी में बहस हो रही है, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। मैं जानती हूँ आपने उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, वो जीत गए, वो अलग बात है। अब प्रधानमंत्री के तौर पे उनका नाम आ रहा है। कई जो कयास हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये ममता बनर्जी और केजरीवाल के जरिए
गांधी परिवार को, राहुल गांधी को एक किनारे लगाने की कोशिश है, या वाकई एक ये जेन्युइन कोशिश है एक ऐसा नेता, एक ऐसा चेहरा विपक्ष को देने की जो कि सबको सर्वमान्य हो? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरी राय यह है कि जब तक हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में है और प्रेसिडेंशियल नहीं, तो सोच अलग होना चाहिए। आप हम एक व्यक्ति के लिए, एक चेहरा के लिए नहीं वोट करते हैं। अगर आप वाराणसी में रहते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का के लिए वोट दे सकते हैं, लेकिन कहीं और भी नरेंद्र मोदी जी का वोट नहीं है। हम कहेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की लॉजिक अलग है कि आप पार्टी बनाइए, पार्टी का सोच समझाए लोगों को, और वहां के लोकल उम्मीदवार जो है उनको देख के लोग वोट देना चाहिए। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कई लोग ऐसे नहीं है, वो एक चेहरा के लिए वोट देना चाहते हैं। और सही है कि हमारे राज्यों के चुनाव में कई बार एक मुख्यमंत्री का फेस दिखाने की बड़ी जरूरत थी। हमने देखा है कि इन चुनावों जो आपने जिसके बारे में आप पूछ रही थी, सही है कि तेलंगाना में सारे जानते थे कौन हमारा लीडर था, मध्य प्रदेश में एक ही चीज, छत्तीसगढ़ में एक ही चीज, राजस्थान में एक ही चीज। हर लोग जानते थे कि अगर कांग्रेस जीता, इस व्यक्ति बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन नेशनल लेवल पे, स्पेशली जब आपके पास एक कोएलिशन है और शायद 10, 12, 15, 16, 20, 25 पार्टी भी एक साथ आएंगे इस में, तो अंत में चुनाव के बाद ही उनको तय करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में खड़गे साहब एक एक्सीलेंट नॉमिनी है, उनके बहुत बहुत अनुभव है, सीनियर आदमी है, 80 साल से ज्यादा है, बुजुर्ग नेता है, और उनके साथ उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो मंत्री रहा है कर्नाटक में और दिल्ली में, जो पार्लियामेंट के अंदर उनका बहुत अनुभव है, ये सब देख के मुझे लग रहा है कि अच्छा उम्मीदवार है। लेकिन मैं कौन हूं बोलने के लिए? सारे लीडर्स चुनाव के बाद अगर हम सीट जीते, सारे लीडर्स एक साथ निश्चय करना चाहिए कि कौन आएगा। मेरे ख्याल में यही खड़गे साहब ही कहा कि पहले जीतने दीजिए, उसके बाद आप बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में हम वही छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा उम्मीदवार होगा अगर इस विषय की चर्चा होने की जरूरत पड़े। लेकिन शशि थरूर जी, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो आपने चलिए अपनी पसंद जाहिर की, लेकिन क्या खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अंदर, विद इन द कांग्रेस, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे, स्वीकार्य होंगे? पॉइंट नंबर 1। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर हो गए? आप मुझसे कहेंगे कि इस बात की कभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे तमाम तरह के साइंस में दीवार पे पढ़ सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी उनके सबसे बड़े नेता हैं, सबसे प्राइम पॉलिटिशियन हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो क्या विद इन द कांग्रेस उनको लेकर एक एक्सेप्टेबिलिटी है? दूसरी बात कि क्या राहुल गांधी को इस रेस से बाहर मान लिया जाए? देखिए, दोनों एक्सेप्टेबल है। आपको, आपके मन में कोई शक नहीं, मेरे भी नहीं, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप पूछे तो राहुल गांधी उनके मन में उनका असली नेता है, और खड़गे साहब उनके ऑफिशियल नेता है। मतलब पार्लियामेंट में और पार्टी में खड़गे साहब की नेतृत्व सब लोग सहमत करते हैं, राहुल गांधी इंक्लूडेड। लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो पार्टी वर्कर्स में है, जो कार्यकर्ताओं में है, और शायद पार्टी मेंबरशिप में पूरे देश में, इसके बारे में कोई शक भी नहीं है। तो उनकी पॉपुलैरिटी एक किस्म की पॉपुलैरिटी है पार्टी के अंदर। खड़गे साहब के नेतृत्व भी स्थापित हुआ है। मेरे ख्याल में अंत में तो ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और दूसरे लीडर्स भी आएंगे इनके साथ तय करने के लिए। क्या चर्चा होगी किसको पता, अरफा। 3-4 महीने इंतजार कीजिए, फिर देखेंगे। राहुल गांधी पे आपने अपना जवाब साफ नहीं किया। दर्शक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैं चाहता हूं कि अंत में भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री हो जाए, कि आई मी माई सेल्फ, मैं नहीं कहूंगा कि सारे को इकट्ठे ले जाके भारत के विकास को अच्छी तरह देखेंगे, भारत की सुरक्षा को अच्छी तरह देखेंगे, और जनता के हित में काम करेंगे एक टीम के साथ। कि मैं नहीं हम, जैसे हम 2014 में एक स्लोगन था हमारे, एक अच्छा स्लोगन था मेरे ख्याल में, मैं नहीं हम, यही हमारा स्लोगन दोबारा होना चाहिए। बहुत लोग आएंगे एक साथ जनता को सुनने के लिए, जनता के साथ काम करने के लिए। आपने कहा कि देश को अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, हर नागरिक को अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए। आपकी नजर में राहुल गांधी एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर ऑपोजिशन को चांस मिलेगा? अरे क्यों नहीं। अंत में तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री की जो क्वालिटीज होनी चाहिए, लोगों को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों के साथ यात्रा करने के लिए तैयारी दिखाया राहुल गांधी ने। कितने लोग से बात किए, कितने हमारे नागरिकों की कठिनाइयां और समस्या समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार था।
कितने लोग के हाथ पकड़े, कितने लोग के विषय उठाने के लिए तैयार था। ये भी एक जनता की नेता के जैसे ही राहुल गांधी काम किया। तो अंत में आप क्या चाहते हैं देश के चलाने के लिए? मेरे ख्याल में जिस किस्म के नेतृत्व मोदी जी ने दिखाया, वो इज नॉट द ओनली पॉसिबल काइंड ऑफ लीडरशिप। बहुत किस्म के लीडरशिप होते हैं और मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी के स्टाइल बहुत अलग होंगे, खड़गे साहब के स्टाइल भी अलग होंगे। हर इंसान को अपने ही पर्सनल स्टाइल होते हैं और मेरे ख्याल में कई किस्म के नेतृत्व हमारी देश के लिए अच्छा होगा। वह कोई नहीं कहेगा कि इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी एक ही किस्म का नेता था, नहीं, अलग अलग होते थे। पिता बेटी थी, लेकिन फिर भी बहुत फर्क होते थे उनके स्टाइल में। तो ऐसे भी हो सकता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अंतर बहुत फर्क हो, लेकिन फिर भी हमारे देश एक किस्म के नेतृत्व के 10 साल देखने के बाद कुछ और ट्राई करने के लिए तैयार हो। 5 मिनट के भीतर ही आपने दोनों कैंडिडेट्स खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों की ऐसी तारीफ कर दी। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस आपका काम आ रहा है कि दोनों तरफ से एक तरह से तारीफ करके किसी के भी बुरे नहीं बने आप। आगे बढ़ती हूँ, ये बताइए कि 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद आपको लगता है कि अलायंस के भीतर ही क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमज़ोर हुई है? दूसरा हिस्सा इसका ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी की अपनी जो रणनीति थी वो आपको लगता है चारों खाने चित गिर गई? अगर इन 3 राज्यों में देखें जिस कास्ट सेंसस को लेकर लगातार बात हुई, हालांकि अखिलेश यादव का मैं बयान सुन रही थी, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है, उन्होंने कहा पीडीए यानी पिछड़ा और ओबीसी, दलित और आदिवासीज, इसको पीडीए नाम दे रहे हैं कि इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को देखें तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ये पॉलिटिक्स होगी। तो क्या मुद्दों को लेकर भी आपको लगता है यहाँ पर स्ट्रगल होगा? और दूसरे ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति इन 3 चुनावों के बाद कमजोर हो गई है? क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि बाकी जो राज्य हैं जहां पर विपक्ष के दूसरे जो दल हैं वो नेता मजबूत हैं, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी अपना दाव आगे रखना चाहती थी, लेकिन अभी लगता है आपको अभी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है और मुद्दों को लेकर भी चर्चा है। ये कमजोरी की बात मैं समझ नहीं सकता हूँ और क्योंकि सब लोग जानते हैं और सारी पार्टियां मानते हैं कि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस है जहां उनके प्रेजेंस सारे प्रदेश में है। नहीं, 280 सीटें, जब हारे या जीते, हर 280 प्रदेश सीटों पे मुकाबला है ना सीधे। 200 सीट में तो सिर्फ कांग्रेस है, मतलब भाजपा के खिलाफ ही कांग्रेस ही है 200 सीट में, लेकिन बाकी जो जो 250-300 या 300 350 सीट जो बाकी है या 340 सीट बाकी है, उनमें तो कई पार्टियां हैं। तो हम जब अलायंस के बारे में उनकी महत्वपूर्णता समझते हैं, ये 340 सीट में है, बाकी सारे में तो कांग्रेस ही है। सब लोग मानते हैं कि कई प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस है जो भाजपा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में दूसरे हैं। मुझे भी अच्छा लगा अखिलेश का पीडीए स्लोगन। अंग्रेजी में दैयर आप जानते हैं कि पीडीए का मतलब है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। तो हम प्यार भी दिखाना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान हम चलाना चाहते हैं। आपको पता है कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो पीडीए अच्छा स्लोगन है यूपी में। और मुझे कोई इतराज नहीं कि हर राज्य में अलग किस्म की कैंपेन हो जाए, क्योंकि हर राज्य में तो हमारी यथार्थ अलग है, हमारी हकीकत अलग है। केरला में जिस किस्म की कैंपेनिंग चलेगा वो तो शायद बंगाल में और यूपी में नहीं चलेगा, और जो बंगाल में चलेगा शायद यूपी में नहीं चलेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर किस्म के प्रचार होने दो। अंत में हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये इसमें कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है कि भाजपा ही जीत जाएगा, भाजपा ही सत्ते में आएंगे। क्यों हमें सुन लीजिए, हमें भी कुछ दिखाना है आपको, हम ऐसे करेंगे, इस किस्म के अलग अलग आगापन होंगे हमारे तरफ से। मेरे ख्याल में हर राज्य में अलग अलग संदेश नहीं होंगे, एक बेसिक मैसेज तो होंगे। मेरे ख्याल में हमारे देश में ये जो कम्युनल हार्मनी की बात है कि सब लोग इकट्ठे रहे। दूसरी बात है कि जो हमारे ये प्राइस राइज है, महंगाई है, तो बड़ी सीरियस बात है। बेरोजगारी उससे भी ज्यादा सीरियस, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े जब 1930 से हम रखते हैं, इतने बड़े बेरोजगारी कभी नहीं हुई जैसे कि हमने देखा 2 साल पहले, और बहुत बेहतर नहीं हुआ है 2 साल में। ये सब के बारे में हमको बोलनी चाहिए। और ऑल्सो ऑफ कोर्स जो दूसरे विषय है, कास्ट सेंसस, उसके विषय में राहुल गांधी जी बात की है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो वो उठाते हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में। तो ये सब हमारे आर्थिक सामाजिक विषय के बारे में, तो ये सब चलेंगे। शायद एक राज्य में एम्फोसिस अलग होगा, दूसरे राज्य में कुछ और होंगे, लेकिन अंत में बात यह है कि सब हम आगे रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाजपा का तरीका
एक किस्म का है, लेकिन हमारे अलग है। और ये सब है जिसमें हम फोकस करेंगे, जनता के विषय पे हम फोकस करेंगे। अगर आप 10 साल पहले किसी को, मोदी साहब को वोट दिया क्योंकि आप सोचते थे कि 1-2 साल के अंदर आपको रोजगार मिलेगा, और 10 साल के बाद आपके पास रोजगार नहीं है, तो हम आपको पूछेंगे क्यों वोट दे भाजपा। हम आपसे पूछेंगे 10 साल में भाजपा के कुछ करने से आपकी जिंदगी में कुछ फर्क हुई है, कुछ बेहतर हुआ है। मैं तो ये प्रश्न पूछने लगा हूं। कहीं मैं मुंबई में, मुझे याद है पिछले साल 500 लोग, और कांग्रेसी ऑडियंस नहीं थे, एक न्यूट्रल ऑडियंस था, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में 500 लोग से मैंने पूछा क्या 10 साल में, 9 साल उस वक्त था, 9 साल में आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है भाजपा के कोई भी प्रोग्राम से, कोई भी तय करने से। ये 500 लोग में एक औरत हाथ उठाया, बाकी सब मानते थे कि ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये सब लोगों का मन के अंदर अगर हम लगा सकें कि यू कैन वोट इन योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, तब तो बात अलग होगी। मेरे ख्याल में ये 5% जो हमें जरूरत है, ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन शशि थरूर जी, वो जो 499 लोग थे उनमें से 300 लोग जाके फिर भाजपा को वोट दे आएंगे, वो लोग भी जिन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पैदा होगा। मैं अगला बड़ा सवाल पूछने से पहले जल्दी से एक छोटा सवाल ये पूछ लेती हूँ कि आपकी नज़र में ये 3 राज्यों में जो एक तरह की अपमानजनक हार हुई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन सी ऐसी चीज थी, क्यों हार गई कांग्रेस पार्टी? अलग अलग रीजन, अलग अलग कारण है मेरे मेरे समय। ये अभी तो अब तक भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण विषय पे हम जल्दी कुछ जवाब देना ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत कारण पड़ना है। जैसे एक कारण है छत्तीसगढ़ में कि हमारे 14 या 15 आदिवासी सीट खो गए जो पिछले बार हम जीते थे, और अगर वो 15 सीट जीते तो हम भाजपा के हेड होते अभी भी। तो इस किस्म के क्या हो गया आदिवासी क्षेत्र में, क्या गलतियां की, ये सब हमको पढ़ के समझना चाहिए कि क्यों ये सीट हमें नष्ट हो गया। आप देखिए मध्य प्रदेश में 8% का फर्क, कोई भी अपेक्षा नहीं की कि इतना बड़ा फर्क होगा। राजस्थान में हम 2% से हारे, 40 हमारे लिए, 42 उनके लिए। तो ये 2% का फर्क कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये काम चल रहा है, तो मैं ऐसे आसानी का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। एक चीज जनरली ट्रू है कि भाजपा लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कहते हैं कि हर दरवाजे पे जाके लोगों से बात करना, उनको वोट के लिए ले आना, इसमें तो भाजपा के पास बहुत रिसोर्सेस है, पैसे भी है, जन भी है, मतलब उनके पास काडर्स हैं जो जाके हर दरवाजे पे नॉक कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। इस काम हम बेहतर करना चाहिए हमारी पार्टी में। यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को इस काम देना चाहिए कि आप लोग भी हर घर जाए। जो भाजपा का जो पन्ना प्रभारी होता है कि एक एक पेज वोटर्स लिस्ट को लेके लोगों से संपर्क करते हैं, वोटर से संपर्क करते हैं, इस किस्म का काम वो लोग बहुत अच्छा किए। लेकिन ये भी सही है कि उनके पास सारे पार्टीज के पैसे इकट्ठे करने, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी के साथ है, और वो पैसे के साथ उनको बहुत लोग भी आते हैं कैंपेनिंग करने, प्रचार करने के लिए। और इसलिए ये कैंपेनिंग में उनका जो एडवांटेज है, हमें तो नजदीक आना मुश्किल लगा कई जगहों। शशि थरूर जी, कहा जाता है कि जब कोई लॉजिक ना मिले, कोई दलील ना मिले, तो पता चलता है कि जज्बात शामिल हो गए हैं। इमोशनल वोटिंग हो रही है बीजेपी के लिए, इमोशनल वोटिंग हो रही है नरेंद्र मोदी के लिए। और इन 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद अगर आप बाहर सड़क पे निकलेंगे, आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे, उनमें से कम 7 ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं फिर से 2024 में। क्योंकि यहाँ कोई रीज़न नहीं है। आपने कहा आपने 500 लोगों से बात की, उनमें से 499 ने कहा उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई, फिर भी जाके नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक तो है ही नहीं। मैं कह रही हूँ कोई लॉजिक नहीं है इसका बात हम मतलब। करते हैं। और बात ये भी है, 5 साल पहले हमने ये तीनों चुनाव जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश जीते, और लोग कहा कि देखिए इस बार कांग्रेस वापस आ रहा है। क्या हो गया, 4 महीने बाद हम सारे हार गया। बीच में पुलवामा बालाकोट भी हुई, सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। 4-5 महीने छोटी सी बात है, हम ये इस समय को अच्छी तरह इस्तेमाल किए तो हम परिणाम को बदल सकेंगे। मेरे ख्याल में लोग अभी सोचते हैं जैसे उन्होंने सोचा था पहले। मुझे याद है 2019 में साल की शुरुआत में क्या बोल रहे थे लोग, कह रहे थे कि इस बार भाजपा सरकार वापस नहीं आ सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा वगैरह। अब देखिए क्या हो गया, वो लोग ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी से वापस आए।
आखिरी बात, बिल्कुल आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, कांग्रेस पार्टी में एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो किला फतेह कर लिया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। आप भारत में खासकर हिंदी पट्टी में सड़कों पे निकलिए तो विश्व गुरु की जो इमेज बनाई है नरेंद्र मोदी ने, कि देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंडर हिज लीडरशिप भारत एक ऊंचे पायदान पे पहुंच गया है विश्व में। आप एक शानदार डिप्लोमेट रहे हैं, पूरा करियर आपका, आप विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। आपके जैसे व्यक्ति के होने के बावजूद भी उधर भाजपा में जहां बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आते, किस तरह से ये किला फतेह हो गया। आप यकीन जानिए, जब मैं ये कह रही हूं, और मैं कहीं से भी किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूं, भाजपा की बिल्कुल भी नहीं हूं, एक पत्रकार के तौर पे जब आप ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, मैं हैरान हो गई कि कैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोग बाकायदा ये कहते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। और ये एक बड़ी वजहों में से एक वजह बन रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग क्यों हो रही है। नहीं जी, देखिए बात यह है, विदेश कार्यों के बारे में मैं कभी मेरे देश के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी गर्व से कहता हूं कि मैं भारतवासी हूं और मेरे देश के हित मेरे भी हित है, तो इसलिए मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ये विश्वगुरु की बात जरा एग्जैजरेटेड हो गई है आरफा जी, क्योंकि विश्वगुरु कौन होता है? जो दूसरों को सिखाते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं हमारे देश में, उसके बारे में नेगेटिव प्रेस भी बहुत मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आपको जानना चाहिए कि जिस किस्म के विषय हमारे देश के भीतर हो रहे हैं, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको समझ आता है मैं क्या किस विषय पे मैं सोच रहा हूं। ये सब, इनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें आते हैं। जो हमारे लोकतंत्र में गलतियां हो रही है, इंक्लूडिंग जो पार्लियामेंट में हुआ अभी संसद में, इसके बारे में बहुत नेगेटिव प्रेस है। विश्व गुरु जिस किस्म के लोग हैं, जो एक उदाहरण देते हैं पूरा दुनिया को, वो तो नेहरू जी का भारत था, मोदी जी का भारत नहीं। भारत जो एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण वाले देश, ये ऐसा भारत होगा जहां सारे धर्म के, सारे मजहब के लोग एक साथ खुशी से रहे, जहां देश के अंदर कोई टेंशन ना हो, जब सारे भारतवासियों को 3 रोज खाना मिले, रोजगार मिले, आगे बढ़ने का सारे अवसर मिले, सारे अपॉर्चुनिटीज मिले। ये सब होने के भारत और लोकतांत्रिक भारत, इस किस्म के भारत को नेचुरली बहुत बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सारे में 100% मार्क मोदी जी की सरकार को नहीं मिल रहा है। अब मेरे ख्याल में अच्छा है कि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में पब्लिक को समझाना कोशिश करें, ये तो अच्छा है। कुछ अच्छी कार्य भी किए हैं वो लोग विदेश में, और काफी कंटिन्यूटी भी हुई है हमारे विदेश कार्य में। फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी एक महत्वपूर्ण बात है हमारे देश में। ये सब कहने के बाद मैं नहीं मानता हूं कि हमारे देश असलियत में एक विश्व गुरु कह सकते हैं अभी, जब ये सब जो मैं आपको अभी पॉइंट आउट किया, ये सब अगर ठीक किए तो उसके बाद शायद एक कहने का हक होगा। लेकिन अब तक मुझे नहीं लगा है कि हमारे देश की सरकार, उनके नियम और उनके तरीका और उनके बोलना देश के अंदर पूरा विश्वगुरु के जैसे कहना लायक है। बिल्कुल, आखिरी बात, 10 सेकंड में आपका जवाब चाहिए कि क्या आप भी ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम भी आगे आ सकता है? पिछले 5 सालों में कई बार इस नामों पर चर्चा हुई, उनमें मैं इतना कह सकती हूँ कि कम से कम टॉप 5 जो नाम है उनमें आपका नाम लगातार आता रहता है। आपके दिल दिमाग में ये बात रहती है कभी? देखिए, मुझे अपनी ही सीट के बारे में सोचने दीजिए, भविष्य के बारे में दूसरों की जिम्मेदारी है सोचने का। बहुत शुक्रिया आरफा, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि थरूर जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।